हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 9 के चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, साहित्यिक चोरी क्या है और इसे कैसे रोकें। साहित्यिक चोरी जो है, देखो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो प्लेगरिज्म क्या है, किसी और के काम को अपना काम बताना। ठीक है, काम किसी और ने किया है और उसको आप अपने नाम से बताओ कि हाँ ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे। साहित्यिक चोरी एक बौद्धिक चोरी है जिसमें आप किसी और के मौलिक कार्य को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वह आपका अपना हो, और जिसका जो मेन लेखक जो था, जो मूल लेखक जो था, उसको श्रेय आप नहीं देते हैं। जो ये जो शब्द है साहित्यिक चोरी, ये एक लैटिन भाषा है प्लेगरिज्म, उससे लिया गया है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है अपहरण करना, मतलब किसी और के काम को चुरा के अपने नाम से लिख देना। जैसे कि उसके एग्जाम्पल आप देखो, किसी और के वाक्य या पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना, किसी और के विचार को अपने शब्दों में बदल कर प्रस्तुत करना लेकिन स्रोत का उल्लेख न करना। मान लिया तुमने क्या किया, किसी और का कंटेंट रीड आउट करके और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, चलो आपने वो चोरी नहीं की एक तरह से, लेकिन जिसका कंटेंट आपने देख के लिखा है तो कम से कम उसका आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि हमने ये कंटेंट इससे लिया, तो उसको रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। अगर रेफरेंस नहीं देते हैं तो वो भी एक चोरी के फॉर्म में ही माना जाता है। नेक्स्ट है किसी और की तस्वीर या डेटा को बिना अनुमति के यूज़ करना। उससे अगला है किसी और के काम का अनुवाद करके उसे अपना बताना, वही कि दूसरे को अपनी लैंग्वेज में लिख के फिर ये बता दो कि ये मेरा ही काम था, मैंने ही किया था। अब है ये, इसको कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को कैसे रोका जाए। देखो, इसको रोकने के तरीके जो है, हाउ टू प्रिवेंट द प्लेगरिज्म, इसको रोका कैसे जाएगा। सबसे पहले अगर आपने किसी का भी काम यूज़ किया है तो उसका उद्धरण, मतलब कि उसका सिटेशन दो, मतलब उसका बताइए कि हमने ये काम कहाँ से लिया है। जब भी आप किसी और के विचार या जानकारी का उपयोग करें तो उचित प्रारूप में स्रोत का उल्लेख करें कि आपने ये जो कंटेंट है ये कहाँ से लिया है। नेक्स्ट है, अपने शब्दों में लिखें। जो आपने किसी पैराग्राफ या समराइज़ करके दूसरे के विचारों को रीड आउट कर लो। ठीक है, कंटेंट हमें देखना पड़ता है तो हम उसको रीड कर लें दूसरे के विचारों को, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ना कि एग्जैक्टली उस कंटेंट को कॉपी कर दे। और अगर उसके कंटेंट को हमने अपने शब्दों में लिखा है उसके बावजूद भी हमने उसको मेंशन करना है रेफरेंस को कि हमने ये जो कंटेंट है हमने कहाँ से लिया है, फिर भी स्रोत का हवाला दे, मतलब कि ये बताएं कि हमने ये जो कंटेंट है ये इस जगह से लिया है। ठीक, नेक्स्ट है सही उद्धरण, मतलब कोटेशन मार्क्स भी देना जरूरी है। कोटेशन मार्क क्या होता है, मान लिया आपने किसी के शब्दों को एज इट इज़ लिखना है, किसी के शब्दों को जो का त्यों अगर आपने उपयोग किया है तो उसको डबल कोट के अंदर अगर मेंशन कर दोगे कि हमने ये यहाँ से लिया है तो वो भी हमारा एक प्लेगरिज्म के अंदर नहीं माना जाता, क्योंकि हमने क्या किया है, उसका मेंशन किया है कि हमने ये काम यहाँ से लिया है, ये जो पूरा वाक्य जो है हमने ये इसके रेफरेंस से उठाया है, तो हमने उसको कोटेशन में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने काम को व्यवस्थित करें। एक अच्छी ग्रंथ सूची, कोई भी बायोग्राफी या कोई भी रेफरेंस लिस्ट बनाए। रेफरेंस लिस्ट होती है जिस भी कंटेंट को हमने किसी और से लिया है तो वो रेफरेंस लिस्ट होती है, उस लिस्ट को बनाएं कि आपने मान लिया पूरा पूरा एक बुक लिख दी है, ठीक है, पूरा, या फिर एक चैप्टर लिख दिया है, तो आपने वो बुक लिखी है, सारी की सारी चीज़ें तो आपके माइंड में नहीं होंगी, आपने कहीं ना कहीं से रेफरेंस लिया होगा, किसी और के कंटेंट को रीड आउट किया होगा। जब आप उसको रीड आउट करते हैं तो उसका रेफरेंस आप ज़रूर डालें कि हमने ये कोई भी टॉपिक कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस हम डाल दें। तो इससे हमारा क्या है कि हम प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस लिस्ट वाला भी काम हो गया। और उसके बाद जब भी अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, कोई भी थीसिस वगैरह लिख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें प्लेगरिज्म चेकर होता है ऑनलाइन, उस टूल का यूज़ कर ले जिससे वो आपको बता देता है कि आपका ये कंटेंट कहीं और भी मैच हो रहा है तो प्लेगरिज्म के अंदर तो नहीं आ गया है।
ऐसे उपकरणों का यूज करके आप काम की मौलिकता की जांच करने में आपकी मदद हो सकती है। और एक है सामान्य ज्ञान को पहचानने। सामान्य ज्ञान को पहचानने का मतलब क्या है? अगर कोई जानकारी सामान्य ज्ञान है, जैसे जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो उसे उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको संदेह है तो स्रोत का हवाला दे। मतलब नॉर्मल ऐसे ही होते हैं कंटेंट जो हर कोई जानता है, तो उसको अब मेंशन करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ को उठाया है तो उसको आप ज़रूर लिखें। आप देखो इस क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप कम से कम 4 पॉइंट तो लिख ही देना। 5वां 6वां पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको लगे तो 1st to 4th 4 पॉइंट तक लिख देना, 5वें 6वें को आप छोड़ देना, ठीक है ना। 4 पॉइंट कंप्लीट लिख देना कि हम कैसे उसको रोक सकते हैं। तो 4 पॉइंट कंप्लीट आपको लिखनी ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? सोशल मीडिया के लाभ और हानि क्या है? सोशल मीडिया के लाभ और हानि बताइए। अब आपको हम अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बात करें, अब ठीक है, बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, अगर सिंपल भाषा में देखें तो सोशल मीडिया आजकल आपको पता है कितने उसके फ़ायदे हैं, उतने ही उसके क्या है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा है ना। फ़ायदे क्या हैं? घर बैठे हम सारे काम कर सकते हैं। अभी आप रीड कर रहे हो, अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं। हम आप घर बैठे हो, हम अपने घर बैठे हुए हैं, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को रीड आउट कर लोगे, नोट्स बना लोगे, है ना। तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ड्रॉबैक भी बहुत हैं, क्योंकि बच्चे इससे क्या है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है बच्चों का। वो सोशल मीडिया साइट पे काम की चीज़ें ना करके बेकार की चीज़ों में लग जाते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है और उनका कैरियर भी ख़राब हो जाता है ना। तो अब इसके हमें क्या करना है, सोशल मीडिया के लाभ और हानि आपको पढ़ने हैं। चलो, सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं लोगों से जुड़ना, जानकारी साझा करना, सीखना, व्यवसाय बढ़ाना। और वही उसके नुकसान क्या है? किसी भी चीज़ की लत लग जाना, मानसिक स्वास्थ्य है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गलत सूचना का प्रसार। कई बार क्या होता है, कोई बात सुनी सुनाई बात को हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। साइबर बुलिंग, प्राइवेसी का खतरा। तो ये बहुत सारे इसके नुकसान हैं और बेनिफिट भी बहुत हैं। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया में संतुलन और जिम्मेवारी बहुत ज़रूरी है जब भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करें, ठीक है। अब मान लिया आपने पेरेंट्स से फ़ोन लिया कि हमें स्टडी करनी है, हमारे पास पीडीएफ ऐसे हमने यूट्यूब से रीड आउट करना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे, अपने चैप्टर को रीड करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, पेरेंट्स से फ़ोन लेके पढ़ने की बजाय क्या करोगे, सोशल मीडिया साइट पे चले गए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान है बेटा। ना पेरेंट्स का नुकसान होता है, ना ही टीचर्स का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आपको कंट्रोल करना है, आपको खुद की जिम्मेवारी रखनी है, आपने अपने आप को संतुलित करना है, संतुलन बनाए रखना है, ठीक। तो अब इसके देखते हैं फ़ायदे। सोशल मीडिया के लाभ क्या हैं? सबसे पहले है जुड़ाव और संचार। जुड़ाव और संचार क्या है कि हम अपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या दुनिया भर में कितने भी लोगों से हम आसानी से जुड़ सकते हैं। तो हमारा सामाजिक दायरा जो है वो क्या होता है, यहाँ पे बढ़ गया है। दूसरा, जानकारी और शिक्षा। महत्वपूर्ण जानकारी है, समाचार है, सामान्य ज्ञान है, ये सारे, और सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम ग्रुप बना सकते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक। लोगों को अपनी रचनात्मक दिखाने और विचारों को व्यक्त करने का भी अवसर देता है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया साइट पे कोई कुकिंग का चैनल ओपन कर लेता है अपना। पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या? पहले खाना नहीं बनाते थे लोग बाग? पहले क्या चीज़ें नहीं बनती थी? लेकिन अब आजकल कोई सूट स्टिच कर रहा है, वो भी वायरल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सोशल मीडिया। पहले लोगों के पास ये नहीं था। ये नहीं है कि पहले के जो लोग थे उनमें हुनर नहीं था, इससे ज़्यादा थे वो कैपेबल अभी जो हम हैं। लेकिन क्या है, उनके पास सोशल मीडिया नहीं थी। तो सोशल मीडिया से क्या हुआ, उनको हर कोई जानने लग जाता है, हर उनके इनकम का भी सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय और मार्केटिंग, जो अभी मैंने बताया था। व्यवसाय, जितने भी हमारे व्यवसाय हैं उनको ग्राहकों तक पहुंचने, ब्रांड बनाने और बिक्री बढ़ाने में भी मदद करता है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखा होगा। व्यवसाय के मार्केटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था। सेम वही पॉइंट है कि हमें मार्केटिंग, अगर ई कॉमर्स वाला जो क्वेश्चन था अपना, ई कॉमर्स में क्या होता है हमारा कि हम ऑनलाइन चीज़ों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप घर बैठे मान लिया आपने फ्लिपकार्ट किया, अमेजोन से कोई भी वो मंगवा लिया सामान अपने घर पे, तो ये क्या है? व्यवसाय, मार्केटिंग ही तो है एक तरह से,
है ना। आप कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी बेटर है, कंपेयर करके तब आप मतलब घर मंगवाओगे चीज़ को। ठीक, तो सोशल मीडिया से ही तो हुआ है ये सब। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि लोगों को अपनी पसंद की चीज़ें खोजने में मदद करता है। आपको कुछ भी देखना है, आप एक बार व्हाट्सएप गूगल पे टाइप करेंगे, टाइप करते ही आपके सामने उसका सारा कंटेंट आपके साथ आ जाएगा। तो मनोरंजन का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमें पढ़ने हैं इसके हानियाँ और इसके नुकसान। ओके, सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल का अगर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, हद से ज़्यादा अगर यूज़ करने लग जाएंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अत्यधिक उपयोग अगर हम करने लग जाएंगे तो हमें चिंता, अवसाद, अकेलापन और कम आत्मसम्मान, मतलब सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है हमारी। ठीक है ना। नेक्स्ट है एडिक्शन हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसी लत लग जाती है। आप एक बार रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, एक बार सोशल मीडिया पे जाने लग जाते हो, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कितना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दिया है। तो समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है, और वास्तविक जीवन की गतिविधियों से ध्यान भटकाता है। नेक्स्ट है गलत सूचना। मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है, झूठी अफवाहें फैला देते हैं, झूठी जानकारी भेज देते हैं सोशल मीडिया पे, और लोग बाग उसी पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी वो ऐसी नहीं भी होती है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है बेटा? ऑनलाइन धमकाना, किसी को बुलिंग करना, मतलब किसी को धमकाना, किसी चीज़ के लिए भी। मान लिया तुम्हारी प्राइवेसी लीक कर देंगे, या सोशल मीडिया से तुम्हारी फ़ोटो लेके किसी और जगह साइट पे इंस्टॉल करना। ठीक, तो क्या है साइबर बुलिंग? क्या है? ऑनलाइन धमकाने और क्रूरता का खतरा है, खासकर युवाओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट है अपना प्राइवेसी का खतरा। प्राइवेसी का खतरा कैसे है आपको? अगर आपकी पर्सनल डिटेल अगर लीक हो जाएगी, तो दूसरा इंसान क्या करेगा? उसका दुरुपयोग करेगा, है ना, आपको डराएगा, धमकाएगा। तो ये भी हमारा सोशल मीडिया का क्या है, एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है तुलना और असंतोष। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा ना, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है तुलना और असंतोष वाला। लोग बाग आपको, आप भी अगर सोशल मीडिया पे कोई भी है, तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। घर पे अगर कोई लड़ाई झगड़े, उसको तो कोई दिखाता ही नहीं है ना। सब अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। तो दूसरे इंसान क्या सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, और उससे क्या होते हैं, वो खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं कि हमें तो बहुत सारे दुख हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी में असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं हम किसी सोशल मीडिया से। बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं इसके। तो पॉजिटिविटी को आप लेना, नेगेटिविटी को बेटा छोड़ना, कोशिश करना। सोशल मीडिया में कोई भी रील आपको पढ़ना है, पढ़ के अपने फ़ोन को साइड करो, फिर अपना स्टडी पे लग जाओ, बाकी सब्जेक्ट। अब कंक्लूजन क्या है? सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर और संतुलित तरीके से करना महत्वपूर्ण है, ताकि इसके लाभ उठा सके और नुकसान से बच सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पर नोट्स लिखें। मतलब कि आईसीटी और रोजगार कैसे इंटर रिलेटेड है। आईसीटी और रोजगार में आपको एक तरह से पूरा क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे? हमें पता है आईसीटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने आधुनिक श्रम बाजार और रोजगार के को पूरी तरीके से बदल दिया है। यह अब अगर देखा जाए तो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चालक कौन है? आईसीटी ही बन गया है। आईसीटी और रोजगार के बीच संबंध के कुछ मुख्य बिंदु इस तरीके से हैं। सबसे पहला पॉइंट, रोजगार के नए अवसरों का सर्जन। जैसे ही आईसीटी आई है तो रोजगार के बहुत सारे अवसर आ गए हैं। आईसीटी ने सीधे और परोक्ष रूप से लाखों नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सुरक्षा है, ये ऐसे बहुत से क्षेत्रों में क्या की है, रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है परोक्ष रोजगार। मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रूप से, जैसे ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, लॉजिस्टिक क्षेत्र है, जैसे कि आईसीटी के कारण बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है इन सब एरिया में। तो सबसे पहला हो गया, नौकरी के काफ़ी अवसर इसने प्रदान किए हैं। दूसरा है कार्य संस्कृति में बदलाव, वर्क कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ है। वर्क कल्चर कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है बेटा? रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम। आपने देखा था कि कोविड जब आया था, कोविड से पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था।
अपने यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे हमारे पास आईसीटी की ग्रोथ हुई है तो रिमोट वर्क मतलब घर बैठे ही हम दूर दराज के काम कर सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठे बैठे ही कंपनी के काम कर सकते हैं। आईसीटी उपकरण जैसे जूम मीटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्लैक है, इसने क्या किया है कि फिज़िकल बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया है कि हमें पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके ही पढ़ना है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या हम दोनों एक ही क्लास में हैं? नहीं ना। दूर बैठे, आप अपने घर बैठे हो, हम अपने घर बैठे हुए हैं, लेकिन हम अब तब भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे? एक आईसीटी के थ्रू, है ना। तो उसी तरीके से कंपनीज़ में भी मीटिंग्स वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह है, इन सब ने क्या किया है, फिजिकल बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया, जिससे लोग दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन जो वर्क कल्चर जो है उसको भी काफ़ी चेंज किया है। अच्छा, अब आईसीटी ने रोज़गार के अवसर भी आपको दे दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला भी एक बेनिफिट आपको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, डिजिटल स्किलिंग होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, या जो भी अपने न्यू जनरेशन आ रही है, कौशल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आईसीटी के कारण अब पारंपरिक नौकरियों के लिए डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हो गई है। आपको कंप्यूटर की एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। जैसे कि अपस्किलिंग, कर्मचारियों को वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए डिजिटल टूल और तकनीकों को सीखना आवश्यक है। ये नहीं है कि हम ओनली, आपको अगर डिजिटल चीज़ें नहीं आएंगी तो आप कहीं ना कहीं आगे किसी भी कंपटीशन पे जाओगे या कहीं भी वर्क करने लग जाओगे, कल को आपकी नौकरी भी लग जाएगी, तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, डिजिटल चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ऐसे बहुत से चीज़ हैं जिनमें हर जगह पे एजुकेशन में आईसीटी की क्या बढ़ गई है, प्राथमिकता बढ़ गई है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में। नेक्स्ट है उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि। जैसे जैसे आईसीटी आई है तो उत्पादकता बढ़ गई है, दक्षता बढ़ गई है। आईसीटी उपकरणों के माध्यम से कार्यों का स्वचालन, ऑटोमेशन हुआ है, जिससे समय की भी बचत होती है, और इंसान जो मानव त्रुटियां जो होती हैं, जैसे क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं, वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है व्यवसाय कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। मतलब कि थोड़ी सी लागत लगा दो शुरुआत में, कोई भी बिजनेस अगर आपको सेटअप करना है उससे आपको, लेकिन प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो ये भी आईसीटी ने एक रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। अच्छा, अब आईसीटी में कुछ चुनौतियाँ और जोखिम भी हैं। वो चुनौतियाँ और जोखिम क्या हैं? नौकरियों का विस्थापन। नौकरियों का विस्थापन क्या है? स्वचालन और एआई के कारण कम कौशल वाली और दोहराव वाली नौकरियां जैसे डाटा एंट्री, असेंबली लाइन, इनका खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड क्या है? जिन लोगों के पास टेक्निकल शिक्षा और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, वे रोजगार की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे अगर एजुकेशन, आईसीटी और रोजगार को देखा जाए तो रोजगार के बहुत से अवसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरियां कुछ हद तक इसने थोड़ी सी कम भी करी है। क्यों? क्योंकि जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहाँ वो बंदे, वो जो इंसान है, वो थोड़ा सा रोजगार की दौड़ से क्या हो जाए, पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो अगर देखा जाए आईसीटी और रोजगार को अगर कंपेयर किया जाए तो आईसीटी रोजगार के लिए एक दोहरी तलवार है, दो धारी तलवार है। जहाँ यह पुराने प्रकार के कार्यों को समाप्त कर रहा है, वही यह नवाचार और रचनात्मकता पर आधारित नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है। भविष्य में वही व्यक्ति और देश सफल होंगे जो निरंतर तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाएंगे। तो आपको भी समझ लो कि बेटा एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम मानते हैं कि अभी हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर इसको सीखना शुरू करोगे तो आप कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं हमारे सामने क्या आ गया है। तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट करो अभी, ठीक है। अब अपना एक क्वेश्चन और बचा है कि इस पे हमने टिप्पणियाँ लिखनी है, ठीक है। टिप्पणियाँ लिखनी है हमें, 3 टॉपिक हमें गिवन है, उस पर हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, शॉर्ट नोट लिखने हैं। सबसे पहला है अपना निजता, जिसको हम बोल देते हैं सीक्रेसी भी बोल देते हैं, SECRECY इंग्लिश में। नेक्स्ट है अपना प्रमाणिकता, प्रमाणिकता को हम बोल देते हैं ऑथेंटिकेशन। और तीसरा है हमारा सत्यनिष्ठता, जिसको हम बोल देते हैं इंटीग्रिटी। इन तीनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब कि टिप्पणियाँ लिखनी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते चलना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा निजता। निजता क्या होता है? इसे गोपनीयता भी कहा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? गोपनीयता भी बोलते हैं।
निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने इस काम को किया है, जिसका अधिकार है, वही उस डाटा का यूज़ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, और जिसने वो डाटा बनाया है वो मैंडेटरी मतलब वो कर सकता है कि कौन इसको पढ़ सकता है, कौन इसको नहीं पढ़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति को केवल डाटा पढ़ने के लिए अधिकृत किया गया है तो वह डाटा को में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ओनली रीड ही कर पाएगा। जैसे अब हम जो है अब पढ़ रहे हैं, आप उस डाटा को ओनली रीड आउट कर पाओगे, ना कि उसको आप चेंज कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट है अपना ऑथेंटिकेशन, जिसको हम बोल देते हैं प्रमाणिकता या फिर अधिप्रमाणन। ये क्या होता है हमारा, इससे अभिप्राय है जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हो उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। ऑथेंटिकेशन का सिंपल एग्जांपल देखो, जब भी आप कहीं भी लॉगिन करते हो तो आपको आईडी पासवर्ड पूछा जाता है। आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप ऑथेंटिकेट नहीं है उस साइट पे जाने के लिए, आपको आईडी पासवर्ड पता है तो आप ऑथेंटिकेट है वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है ना। संबंध में सभी आवश्यक जानकारी अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति को पहचान की सत्यता का पता लगा लें। इस प्रकार की सुरक्षा का ही तरीका है। इस तरीके का प्रयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो ही यूज़ कर पाएगा जिसके पास उसका ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, सत्यनिष्ठ सा अभिप्राय है। जो डाटा रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। मतलब मान लिया हमने हेलो लिख के भेजा है तो उसके पास हेलो ही लिखा, HELLO लिख के भेजा तो हेलो ही उसके पास अगर गया है तो इसका मतलब हमारे डाटा की इंटीग्रिटी है। अगर HELLO की जगह HALLO चला गया तो वो हमारा इंटीग्रिटी नहीं रही, वहाँ पे जो हमने डाटा भेजा था वो डाटा उसको नहीं मिला, रिसीवर को, भेजने वाले ने जो डाटा भेजा था वो प्राप्त करने वाले को सेम ना मिले, वो इंटीग्रिटी नहीं होती। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चेंज ना हो जिससे कि डाटा में कोई भी ऐसा परिवर्तन ना हो जिससे डाटा में चेंज आए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है प्रमाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा उसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। तो मतलब अगर आप देखा जाए तो इंटीग्रिटी क्या होती है हमारी, एक सत्यनिष्ठा, मतलब जो चीज़ हमने भेजी है सेम उसके पास पहुँचे, इंटीग्रिटी है ये हमारी, ठीक। तो ये तीनों टर्म थी जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और आज के लिए इतना ही। अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए हों। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बता देना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, दोबारा से वीडियो बना देंगे जो इस टॉपिक पे भी आपको डाउट रह गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ से पढ़ने के बाद नोट्स ज़रूर बनाना, अदरवाइज़ क्या है आपके दिमाग से ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी। नोट्स बनाओगे तो एक बार आप लिखते वक्त आपके ध्यान में रहेगा और एक बार उसको जब एग्ज़ाम टाइम में 1-2 बार रीड करोगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, टेक केयर, बाय।